नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ आई रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत। देखिए, रिचर्ड्स ने 3 सिद्धांत दिए थे, जिनमें से पहला मूल्य का सिद्धांत, दूसरा संप्रेषण का सिद्धांत और तीसरा काव्य भाषा सिद्धांत। इसमें से हम जो मूल्य सिद्धांत है उसको पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम रिचर्ड्स के जो संप्रेषण सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे। रिचर्ड्स का काव्य संबंधी दूसरा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है संप्रेषणीयता का सिद्धांत। संप्रेषण का अर्थ संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। संप्रेषण में एक संदेश का होना आवश्यक है। देखिए, जो संप्रेषण होता है वह उसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होना चाहिए। मौखिक भी हो सकता है, वो लिखित भी हो सकता है, सांकेतिक या प्रतीकात्मक तरीके से भी हो सकता है। और इसमें जो 2 व्यक्ति हैं वो आपस में अपने विचार और सूचनाओं का क्या करते हैं, प्रेषण करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, हम संप्रेषण कहते हैं। पूर्व में प्रचलित संप्रेषण सिद्धांत की नवीन व्याख्या करते हुए रिचर्ड्स ने कहा, संप्रेषण कोई अद्भुत या रहस्यमयी व्यापार नहीं है, वह मन की एक सामंजस्य क्रिया मात्र है। देखिए, जो पहले संप्रेषण सिद्धांत था उसकी रिचर्ड्स ने नवीन व्याख्या की और कहा कि संप्रेषण कोई अद्भुत या रहस्यमयी व्यापार नहीं है, वह तो क्या है, मन की एक सामंजस्य क्रिया मात्र है। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति का यथावत हूबहू अंतरण है और न 2 व्यक्तियों के बीच अनुभूतियों का तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूतियों की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। रिचर्ड्स जो है वो कहते हैं कि संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति का यथावत अंतरण है, यानी कि एक से दूसरे में जाना। किसी कवि ने कोई कविता लिखी है और उसके जो भाव हैं वो दूसरे व्यक्ति में हूबहू नहीं आ सकते, और ना ही जो संप्रेषण है वो 2 व्यक्तियों के बीच अनुभूतियों का तादात्म्य है, बल्कि व्यक्तियों के मन के जो भाव हैं उन भावों में जो समानता है वही क्या है, संप्रेषण। तो इस तरह से रिचर्ड्स ने जो 2 व्यक्तियों के मनों के जो भाव हैं, मनों की भावों की जो समानता है उसी को क्या माना है, संप्रेषण माना है। रिचर्ड्स प्रेषणीयता के आधारभूत तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। रिचर्ड्स ने संप्रेषण के आधारभूत तथ्यों का विश्लेषण किया है। वक्ता के पास विशिष्ट प्रकार की संप्रेषण योग्यता व श्रोता के पास ग्राहिका शक्ति हो तो संप्रेषणीयता संभव है। अब रिचर्ड्स कहते हैं कि वक्ता के पास क्या होनी चाहिए, संप्रेषण की एक योग्यता होनी चाहिए, और जो श्रोता सुनने वाला है उसके पास ग्रहण करने की शक्ति होगी तो ही संप्रेषण संभव होगा, अन्यथा संप्रेषण संभव नहीं है। संप्रेषण तभी पूर्णता से होता है जब विषय रोचक और रमणीय हो। संप्रेषण के लिए विषय का रोचक और रमणीय होना आवश्यक है। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण अचेतन प्रक्रिया है। अचेतन प्रक्रिया है। यदि कलाकार तल्लीन पूर्वक कला की रचना करता है तो उसमें प्रेषणीयता स्वतः आ जाएगी। कलाकार या कवि को संप्रेषण के लिए विशेष सजग सचेत नहीं रहना चाहिए, अन्यथा उसकी कृति में कृत्रिमता आ जाएगी। रिचर्ड्स का क्या मानना था कि संप्रेषण जो है वो क्या है, अचेतन प्रक्रिया है, कि यदि कलाकार या कवि मन से या तल्लीनता पूर्वक किसी कविता की रचना करता है तो उसका जो भाव है वो अपने आप ही स्वतः ही रचना में आ जाएगा। और कलाकार को संप्रेषण के लिए ज़्यादा सजग सचेत नहीं रहना चाहिए, उसको ये
नहीं सोचना चाहिए कि मैं रचना में ये जोड़ दूँ, वो जोड़ दूँ, मेरी रचना इस तरह सही नहीं होगी। तो इस तरह से अपनी रचना को लेकर ज़्यादा सचेत नहीं रहना चाहिए, अन्यथा जो उसकी कृति है उसमें क्या आ जाएगी, कृत्रिमता आ जाएगी, उसकी रचना निम्न कोटि की हो जाएगी। यदि कलाकार का मस्तिष्क ऐसा सृजन करे कि दूसरा मस्तिष्क भी वैसा ही अनुभव करने लगे जैसा कलाकार को हुआ था, तो उसे उचित संप्रेषण कहते हैं। रिचर्ड्स मानते हैं कि कलाकार या कवि जो है उसका मस्तिष्क यदि ऐसी रचना का निर्माण करे कि दूसरा मस्तिष्क यानी सामने वाला जो पढ़ने वाला है वो पाठक भी वैसा ही अनुभव करने लगे जैसा किसी ग्रंथ की रचना करते समय कलाकार को हुआ था, तो उसे क्या कहेंगे, उचित संप्रेषण कहेंगे। रिचर्ड्स कवि या कलाकार में साधारणीकरण के गुण को आवश्यक मानते हैं। रिचर्ड्स क्या मानते हैं कि कलाकार जो होता है या कवि जो होता है उसमें साधारणीकरण का गुण होना चाहिए कि रचना, किसी भी ग्रंथ की रचना करते समय जैसा स्वयं वह महसूस कर रहा है तो पाठक को भी वैसा ही महसूस होना चाहिए। तो इस तरह से जो रिचर्ड्स है वो कलाकार में साधारणीकरण के गुण को आवश्यक मानते हैं। अब देखते हैं संप्रेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं। कवि की अनुभूति व्यापक, विस्तृत और प्रभावकारी होनी चाहिए। कवि जो होता है उसकी अनुभूति कैसी होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए और प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। वस्तु या स्थिति के पूर्ण बोध के लिए कलाकार या कवि में जागरूक निरीक्षण शक्ति होनी चाहिए। वस्तु का पूरा ज्ञान होना चाहिए कलाकार को और उसमें हमेशा जागरूक निरीक्षण शक्ति का होना आवश्यक है। अनुभूति के क्षणों में आवेगों का व्यवस्थित ढंग से संतुलन होना चाहिए। कलाकार और पाठक के अनुभवों में तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कलाकार कुछ लिख रहा है, पाठक को कुछ अलग ही अनुभव हो रहा है, तो वह रचना क्या होगी, उसमें संप्रेषण संभव नहीं होगा। तो कलाकार और पाठक के अनुभव में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। जहाँ कहीं थोड़ा अंतर हो वहाँ कलाकार को कल्पना की सहायता से उन्हें संप्रेषणीय बनाना चाहिए। यदि कवि को ऐसा लगता है कि मेरे और जो पाठक हैं उनके बीच अनुभव हैं उनमें तालमेल नहीं बैठ पाएगा, तो वहाँ पे कलाकार को क्या करना चाहिए, अपनी कल्पना की सहायता से उन्हें संप्रेषणीय बनाना चाहिए। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषणीयता के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। पहली है कलाकार की अनुक्रियाएं एक रस होनी चाहिए। दूसरी हैं वे पर्याप्त रूप से विभिन्न प्रकार की हों। तीसरी, वे अपने उत्तेजक कारणों द्वारा उत्पन्न किए जाने योग्य हो। कलाकार की जो अनुक्रियाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, एक रस होनी चाहिए। जो भी आपका भाषण है वह एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक लाइन बोलते हैं तो उसका अर्थ कुछ और होता है और दूसरी लाइन का अर्थ कुछ और होता है। तो इस तरह से जो दोनों लाइनें हैं उनमें क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। अगर ये सामंजस्य नहीं होता है तो ऐसे संप्रेषण में क्या आ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है, वो हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो संप्रेषण में कलाकार की जो अनुक्रियाएं हो वो कैसी होनी चाहिए, एक रस होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। वे पर्याप्त रूप से विभिन्न प्रकार की हो। अगर हम कुछ कहना चाह रहे हैं और इस बात से कहीं पर एक ही अर्थ बार बार निकल कर आ रहा है, तो शब्दों के परिवर्तन करने पर भी एक ही अर्थ बार बार आ रहा है, तो वह संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। उनके अर्थ विभिन्न प्रकार के होने चाहिए। वे अपने उत्तेजक कारणों द्वारा उत्पन्न किए जाने योग्य हो। आपका संप्रेषण अनेक भावनाओं को उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। आप कुछ कह रहे हैं और सुनने वाले या पढ़ने वाले पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आपका संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा।
प्रभावी संप्रेषण में यदि कोई भाव ही जागृत नहीं हुए हैं तो वह संप्रेषण प्रभावी नहीं होगा। प्रभावी संप्रेषण वही होता है जो विभिन्न प्रकार के आवेगों को जन्म देता है, लेकिन आवेगों को जन्म देकर उनमें सामंजस्य भी स्थापित कर देता है, वह संप्रेषण महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से रिचर्ड्स जो हैं उन्होंने संप्रेषण के लिए 3 बातें बताई हैं और ये तीनों बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देखते हैं संप्रेषण के बाधक तत्व। कई बार समीक्षक, दर्शक या श्रोता की अपनी कुछ समस्याएं भी होती हैं जिनके कारण बहुत अच्छी कृति होने के बाद भी वह उसमें तल्लीन नहीं हो पाते। ऐसे कारणों की भी रिचर्ड्स ने विवेचना की है, जिनमें पहला है असंगत स्मृतियां याद आना, दूसरा अति भावुकता, तीसरा है सन्नद्ध प्रतिक्रियाएं और चौथा है विरोध। ये सब क्या हैं? संप्रेषण के बाधक तत्व हैं। असंगत स्मृतियां याद आना यानी असंगत स्मृतियां मतलब हम कुछ पढ़ रहे हैं और उस समय हमें कुछ अलग ही याद आ रहा है, तो इस तरह की जो असंगत स्मृतियां भी क्या होगी? संप्रेषण में बाधक होगी। अति भावुकता, यदि किसी व्यक्ति में संवेदना ज़्यादा है तो उस कलाकृति से अर्थ ग्रहण करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और वह पूरी तरह से उस कृति में तल्लीन नहीं हो सकता। तो इस तरह अति भावुकता भी संप्रेषण में बाधक बन जाती हैं। सन्नद्ध प्रतिक्रियाएं, जो भाव हमारे मन में पहले से ही चल रहा है तो भी हम उस भाव से जुड़ नहीं पाएंगे। मान लो हमारा मन दुखी है और हम दुखी चीज़ को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो नया भाव तो उद्दीप्त होगा ही नहीं। तो इस तरह से जो सन्नद्ध या समान प्रतिक्रियाएं भी बाधक उत्पन्न होती है, जो समीक्षक को तल्लीन होने नहीं देती है। विरोध, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती और उन चीज़ों के कलाकृति में आने से हमें क्या होती है? बाधा का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह रिचर्ड्स ने संप्रेषण के बाधक तत्व बताए हैं। संप्रेषण की आलोचना, रिचर्ड्स का मानना है कि संप्रेषण अचेतन प्रक्रिया है। इसको लेकर घोर आलोचना की गई है। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं कि यह कथन न तो कवि परंपरा द्वारा समर्पित है और न रचना प्रक्रिया की संकुलता को देखते हुए संगत। काव्य में विषय वस्तु के चयन से लेकर परिसमाप्ति तक चेतना सक्रिय रहती है। रिचर्ड्स का रचना प्रक्रिया को अचेतन सिद्ध कहना यथार्थ से दूर है। तो जो देवेंद्र नाथ शर्मा हैं वो कहते हैं कि रिचर्ड्स कहते हैं कि संप्रेषण क्या है? एक अचेतन प्रक्रिया है, लेकिन वो देवेंद्र नाथ मानते हैं कि ये जो कथन है कि संप्रेषण अचेतन प्रक्रिया है, यह कथन न तो कवि परंपरा द्वारा समर्पित है और न रचना प्रक्रिया की संकुलता को देखते हुए संगत लगता है। काव्य में विषय वस्तु के चयन से लेकर परिसमाप्ति तक चेतना सक्रिय रहती है। हम किसी भी काव्य का या रचना का निर्माण करते हैं तो जब से उसके विषय वस्तु का चयन करते हैं और जब उसकी समाप्ति हो जाती है तब तक हमारे मस्तिष्क जो होता है वो सक्रिय रहता है, हम चेतना जागृत रहती है। तो इस तरह जो संप्रेषण अचेतन प्रक्रिया नहीं है, तो देवेंद्र नाथ शर्मा इसका विरोध करते हैं। संप्रेषण सिद्धांत का महत्व, रिचर्ड्स काव्य का मूल्यांकन रागात्मक आधार पर करते हैं और पाठकों के मन पर पड़े प्रभावों से उसे आंकते हैं। रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र में वर्णित साधारणीकरण के समीप है। रिचर्ड्स का जो संप्रेषण सिद्धांत है वो भारतीय काव्य शास्त्र में वर्णित क्या है? साधारणीकरण के जो सिद्धांत है उसके निकट है। साधारणीकरण का सिद्धांत में भी यही बात कही गई है कि जो कवि या कलाकार जिस ग्रंथ की रचना का निर्माण करता है
तो उस रचना का निर्माण करते समय जैसा अनुभव कवि को स्वयं को हो रहा है वैसा ही पाठक को भी होना चाहिए। तो रिचर्ड्स भी संप्रेषण सिद्धांत में यही बात स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत साधारणीकरण सिद्धांत के समीप है। रिचर्ड्स की आधारभूत मान्यताएं तो महत्वपूर्ण है, किंतु उनकी जो व्याख्या है अटपटी एवं अपूर्ण है। कुछ भी हो, रिचर्ड्स ने काव्य सिद्धांतों ने अपने युग के समीक्षकों को बहुत अधिक आकर्षित किया है। उन्होंने साहित्य का एक ऐसा मानदंड खोजने का प्रयास किया है जो भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान एवं नीति शास्त्र के तत्वों से समन्वित है। रिचर्ड्स ने ऐसा मानदंड खोजने का प्रयास किया है जो क्या हो, भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान और नीति शास्त्र के तत्वों से समन्वित है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने पढ़ा रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।